So student, we are on the next practice set, that is 4.4. Before doing 4.4, we have to understand some terms that is related for solving 4.4. So I will go for the points. You can see points to remember. Only the registered member or organization, that is called as agencies of stock market, can buy or purchase on our behalf. मतलब क्या, आप मार्केट में जब जाते हो तो आप कोई भी सामान खुद खरीदते हो, वेजिटेबल मार्केट जाओ, क्लॉथ मार्केट जाओ, कोई भी मार्केट में जाओ, आप अपने खुद पसंद का खरीदते हो, जाओ हाथ लगाओ, आपको सामान चाहिए ले लो, अदरवाइज आप रख के आओ. बट इन स्टॉक मार्केट यहाँ पर कोई ऐसे ही आप एंट्री नहीं है, किसी को भी एंट्री नहीं है उस मार्केट के अंदर. मतलब आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज अ मेंबर, और द एजेंसी और द ऑर्गेनाइजेशन आपका जिसमें काम कर रहे हो वहाँ पर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए. तो ओनली रजिस्टर्ड मेंबर, यानी कि जो रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ पर स्टॉक मार्केट में, वहाँ पर रजिस्टर हो जाते हैं, उनका नाम रजिस्टर होता है, उन लोग अपने आप को रजिस्टर करवा के लेते हैं. यही बंदे लोग जा करके वहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं या परचेस, या तो बाय सेल कर सकते हैं या तो बाय कर सकते हैं. और जिसको चाहिए, कोई भी कॉमन पब्लिक हो, एनी वन कॉमन पब्लिक ही जाएगा ना, किसी के लिए भी वो यही लोग जाकर के उधर खरीदारी करते हैं. एनी वन पब्लिक, कोई भी आपको किसी को भी डिजायर्ड पब्लिक, एनी वन मीन्स डिजायर्ड पब्लिक who is desiring to purchase share. So for that fellow, this who has registered himself can go and purchase from the stock market. Next comes these members are called share brokers. यही जो बंदे लोग अपने आप को रजिस्टर करवा के लेते हैं, इन लोग को हम लोग बोलते हैं शेयर ब्रोकर. इन लोग का नाम होता है शेयर ब्रोकर. ये तो आपने सुना ही होगा, शेयर ब्रोकर. दूसरा, ये शेयर ब्रोकर्स जो होते हैं ना, इन लोग काम करके देंगे तो इन लोग क्या फ्री में काम करेंगे? नहीं ना, कुछ तो चार्ज करेंगे. अब ये जो कुछ तो चार्ज करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकरेज. इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकरेज. ब्रोकरेज इज पेड ऑन मार्केट वैल्यू. याद रखना, ये जो ब्रोकरेज होता है वो मार्केट वैल्यू, शेयर का जो मार्केट वैल्यू है. देखो, फेस वैल्यू मैंने आपको बताया था, फेस वैल्यू एक कंपनी तैयार रहती है कि चलो मैं इस अमाउंट पे आपको शेयर बेचने के लिए तैयार है. लेकिन जब ये मार्केट में निकल जाता है ना, तो वहाँ पर उसका जैसा कंपनी वर्क प्रोग्रेस करती है तो उसका शेयर का दाम बढ़ते जाता है. अगर प्रोग्रेस नहीं करती है तो उसका शेयर का दाम कम होता है, फिर फ्लक्चुएट होता है. तो आप तो शेयर मार्केट देखे होंगे. तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू. तो जो ब्रोकरेज पे होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट वैल्यू के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज किया जाता है किसी भी शेयर का. अब इस ब्रोकरेज के ऊपर, जो भी ब्रोकरेज दिया है, इस ब्रोकरेज के ऊपर कुछ जीएसटी चार्ज होता है. अच्छा, तो ये जीएसटी जब चार्ज होता है तो वो कितना होता है? वो होता है 18% ऑन ब्रोकरेज. यानी कि ब्रोकरेज समझो 10 रुपीज़, 100 रुपीज़ का शेयर है आपका. ये शेयर का वैल्यू है, मार्केट वैल्यू मैंने बोला. क्या ये मार्केट वैल्यू? समझो 100 रुपीज़ उसका मार्केट वैल्यू है. तो किसी ब्रोकर ने बोला मैं 0.5% चार्ज करूँगा, तो मतलब 100 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100, मतलब एक शेयर का, फॉर ये 1 शेयर का बोला ना, 1 शेयर. तो उसको क्या करना पड़ेगा, यानी कि 0.5 रुपीज़ बोलो या 50 पैसे बोलो, इतना चार्ज वो ब्रोकर हमसे चार्ज करेगा पर शेयर. बट अब इसके ऊपर मैंने बोला आपको जीएसटी भरना पड़ेगा. तो आप ये मत बोलना कि 100 रुपीज़ के ऊपर जीएसटी भरना है. नो, ये जीएसटी 18% चार्ज होगा और वो होगा ऑन ब्रोकरेज. मतलब 0.5 इंटू 18%, दैट इज 0.5 इंटू 18 अपॉन 100. अब इसको आप करोगे तो आंसर आएगा आपको 0.005. अब ये इंटू 18 हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 18 इंटू 5 करो, 5 × 40, 4 कैरी, 5 × 5 प्लस 4 9. अब कितना 0 है इधर का, ये 2 0 यहाँ पर आगे लगा देते हैं. अब टोटल पीछे से कितना पॉइंट आ गया भाई? 1 2 3, तो 1 2 3 यानी कि 0.09 इज़ द ब्रोकरेज. ये ब्रोकरेज है, यानी कि मेरे को पे कितना करना पड़ेगा? 0.5 वो ब्रोकरेज, और ये जीएसटी आपका ब्रोकरेज के नाम पे 0.9. आप करोगे 59 पैसे आपको पे करना पड़ेगा फॉर परचेसिंग 1 शेयर. अब इसके अंदर बहुत सारे और भी चार्जेस है, लेकिन अभी तो फिलहाल आप लोग को वो नहीं है. सो विल गो ओनली फॉर ब्रोकरेज अमाउंट एंड द जीएसटी ऑन दैट ब्रोकरेज अमाउंट. तो आपको समझा होगा कि जो सर्विस ये शेयर ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, दे आर चार्ज्ड अंडर जीएसटी एंड दैट जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज व्हाट दे हैव अर्नड. और दोनों को टोटल अप करके फिर जा करके उनको हम लोग पे करते हैं वाइल परचेसिंग. नेक्स्ट कम्स देयर आर मे पॉइंट. आप सिर्फ याद रखना, जस्ट यही चीज़ नहीं है कि ब्रोकरेज आपने भर दिया फिर जीएसटी उसके ऊपर भर दिया. नहीं, उसमें बहुत सारे और चीज़ हैं जो आपको इधर पढ़ाई तो है नहीं, आप आगे चल के पढ़ेंगे, इसका नॉलेज आपको आगे चल के मिलेगा. देयर आर सम अदर चार्जेस बिसाइड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज. हियर वी विल ओनली कंसिडर जीएसटी ऑन द brokerage. Now we'll go for mutual fund. What is mutual fund? Yes, mutual fund is nothing more than share. ये भी एक शेयर ही होता है, बट इम्प्रूव्ड वे. अब ये इम्प्रूव्ड वे क्या होता है? सभी लोगों को तो शेयर की नॉलेज होती नहीं है. येस, वी डोंट, एवरीवन इज नॉट नोइंग अबाउट शेयर. कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, कब लॉस होगा, कब गेन होगा, मीन्स फायदा यानी कि प्रॉफिट होगा, ये तो सबको मालूम नहीं रहता. देन व्हाट हैपेंस, देन फिर हम कैसे करेंगे? हमको भी इन्वेस्ट करना है, चलो पैसे में. तो क्या होता है कि प्रोफेशनल बंदे लोग, उन लोग एक साथ में आते हैं
उन लोग एक कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी को बोलते हैं उन लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब इस कंपनी को उन लोग AMC के नाम से भी चलाते हैं, या एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसका मेन नाम आप फुल फॉर्म समझ लो। इसको इस तरीके से रन करेंगे इन अ प्रोफेशनल वे। हाँ, अब इसमें रन करने का तरीका मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, दे इन्वेस्ट द मनी गिवन बाय द इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर है उसको वो पैसा देगा इन कंपनी को इन डिफरेंट स्कीम, अलग अलग स्कीम। जैसे आप LIC अगर आप देखते हो, एक कॉमन एग्जांपल LIC का ले लो, एक फायर इंश्योरेंस हो जाता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक टर्म इंश्योरेंस होगा, उसमें बहुत सारी वैरायटी है। एक मराइन इंश्योरेंस होती है, मतलब पानी में जब भी कोई भी सामान जाता है तो उसके लिए इंश्योर कर लिया जाता है। बहुत सारी स्कीम होती है जैसा LIC में, वैसे ही इस म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी स्कीम्स होते हैं। एग्जाम्पल इक्विटी फंड, ये आपका इक्विटी फंड के बारे में मैं बात करूँ, ये इक्विटी फंड ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली शेयर, जो हम लोग डायरेक्टली पहले इन्वेस्टर्स लोग जिसको मालूम रहता था कि चलो मैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता हूँ, डायरेक्ट मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है, तो वो शेयर जो होता है उसको हम लोग एक तरीके से इक्विटी बोलते हैं। तो ये इक्विटी फंड में ये जो कंपनी होती है, कौन सी कंपनी, ACM और एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है, उन लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। या तो इन लोग डेट फंड में, डेट फंड मतलब कर्जा। अब कर्जा क्या, हम कर्जा लेते नहीं हैं, हम कर्जा देते हैं। जिस तरीके से हम लोग बैंक से कर्जा उठाते हैं ना अपने कुछ काम करने के लिए, वैसे ही अलग अलग कंपनी है ना कर्जा उठाती है मार्केट से। वो कंपनी जब कर्जा उठाती है मार्केट से उसको बोलते हैं डेथ। अब ये डेथ जो होता है, ये जो डेप्थ होता है, ये डेथ जो होता है उसको बोलते हैं डेट फंड। तो ये जो AMC कंपनीज होती है, इन लोग क्या करते हैं, बोलते हैं भाई हमारे पास पैसा है, आप ले लो हमसे, लेकिन उसका कुछ रिटर्न चाहिए, फिक्स अमाउंट चाहिए। तो ये होता है डेट फंड का नाम होता है, या तो डिबेंचर पकड़ लो आप फिलहाल, डिबेंचर और बॉन्ड्स के नाम पर समझो कि ये दो चीज़ होते हैं जो डेट के नाम पे कंपनीज ऐसे AMC वाले जिसके पास पैसा रहता है, या ऐसी कंपनी जिसके अंदर इन्वेस्टर बोलता है या पब्लिक बोलती है लो मेरा पैसा लो और मार्केट में लगाओ, उन लोग के पास से उठाती है पैसा। या तो कॉमन पब्लिक बहुत बोलते हैं, डरते हैं, नहीं बाबा पैसा मेरा डूब गया तो क्या होगा, तो वैसे जगह पर बैलेंस फंड, यही कंपनी क्या करती है, कुछ उन लोग का दिया हुआ फंड बैलेंस फंड के तरीके से लगाती है। मतलब कभी वो लगाएगी इक्विटी में लगाएगी, थोड़ा डिबेंचर या बॉन्ड्स में लगाएगी। तो डिबेंचर और बॉन्ड्स का क्या रहता है मालूम है, इस पर इंटरेस्ट मिलता है और वो फिक्स्ड रहता है, चाहे कंपनी फायदा करे या ना करे, और इसको जो इन्वेस्टर रहता है उसके हाथ में आ जाता है। और इक्विटी फंड क्या होती है मालूम है, ये इक्विटी फंड है ना रिस्क वाली होती है। अगर कंपनी ने फायदा किया तो आपको मिलेगा आपका डिविडेंड, अदरवाइज आपको डिविडेंड नहीं, फायदा किया तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब इक्विटी फंड में भी दो तरीके के होते हैं, लेकिन वो अभी आपके लिए मतलब नहीं है। फिलहाल इतना ही समझो कि शेयर जो होता है उसके ऊपर आपको फिक्स्ड इनकम नहीं होता है, फिक्स्ड रिटर्न नहीं होता है, और डिबेंचर और बॉन्ड जो होता है ये फिक्स्ड रिटर्न होती है। तो बैलेंस्ड फंड के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं मालूम है, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, ऐसे पब्लिक को थोड़ा सा इक्विटी फंड के नाम का दे देती है, थोड़ा सा डिबेंचर में से निकाल के दे देती है। अगर समझो बाई चांस इक्विटी में थोड़ा बहुत लॉस हुआ, वो माइनस वो कोप अप हो जाएगा डिबेंचर से। तो इस तरीके से ये जो इन्वेस्टर जो होता है ना उसको डर नहीं रहता कि मेरा पैसा डूबेगा करके, या क्योंकि शेयर मार्केट कोई ये फिक्स्ड वाला है नहीं कि आपका पैसा रहेगा कि डूबेगा। तो इट इज़ वेरी मच रिस्की मार्केट। तो इन्वेस्टमेंट भी करना बहुत सोच समझ के करना रहता है, तो जिसको मालूम है वही करना चाहिए। तो ऐसे में जब म्यूचुअल फंड की तरफ से ऐसे कंपनीज AMC कंपनीज आए, तब कॉमन पब्लिक को भी थोड़ा चांस मिला अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कुछ पैसा शेयर मार्केट से कमाने के लिए, तो विल कम फॉर द नेक्स्ट व्हेन वी डायरेक्टली, अगर अच्छा इसमें शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करोगे तो बोलते हैं शेयर मिला। अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका भी तो कुछ नाम होगा। तो व्हेन वी डायरेक्टली इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट वी गेट शेयर्स, हम लोग को शेयर मिलता है तो सबको मालूम है। लेकिन अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, उस चीज़ का नाम क्या है, उस चीज़ का या उस असेट का नाम है यूनिट्स, या उसको हम लोग यूनिट्स बोलते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ अ यूनिट, जो भी मार्केट वैल्यू रहती है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। जैसा शेयर का क्या होता है, मार्केट शेयर अगर है तो उसका अगर मार्केट में बिकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो यही शेयर का जब हम लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू लेते हैं तो वहाँ पर हम लोग मार्केट वैल्यू नहीं बोल करके हम लोग बोलते हैं वही चीज़, हम लोग बोलेंगे नेट एसेट वैल्यू। मतलब जो मेरा शेयर मेरे नाम से लिया गया रहेगा उस कंपनी के थ्रू, या डिबेंचर लिया गया रहेगा उस कंपनी के थ्रू, तो उसका टोटल वैल्यू हम लोग जो नाम से जानेंगे उसको बोलेंगे नेट एसेट वैल्यू। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू का फॉर्मूला आता है कि एक नेट एसेट, एक यूनिट का जो मार्केट में प्राइस रहेगा वो इंटू कितना यूनिट आपके नाम पर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उसको बोलते हैं हमारे पास टोटल फंड वैल्यू। अब एज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर चेंजेस, जैसे जैसे मार्केट वैल्यू शेयर का बदलता है तो जाहिर सी बात है तो तुम्हारा, क्योंकि ये NAV जो है नेट एसेट वैल्यू जो है वो तो डिपेंड होता है किसके ऊपर, शेयर के ऊपर ही डिपेंड होता है ना, शेयर डिबेंचर बॉन्ड के ऊपर ही डिपेंड होता है ना। तो ये अगर चेंज होगा तो जाहिर सी बात है मार्केट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड यूनिट इज ऑल्सो चेंजिंग, NAV का भी वैल्यू चेंज होता है। कोई भी जैसा शेयर को हम लोग बेच देते हैं, शेयर मार्केट में जाना पड़ता है तो वहाँ पर ब्रोकर को पकड़ना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग म्यूचुअल फंड में भी हम लोग अपने यूनिट्स को बेच सकते हैं। हम लोग उस कंपनी को बोल सकते हैं कि भाई हमको हमारा रिडीम मतलब क्या होता है, रिडीम का मतलब होता है एक भाषा में सेल करना, या तो उसका पैसा बनवा लेना, कन्वर्ट करवा लेना कैश के मामले में, यानी कि बेचना ही हो गया। तो वन कैन रिडीम मतलब अपना यूनिट्स यानी कि NAV को, नेट एसेट वैल्यू जो भी उसका उस दिन में रहेगा उसको वो बेच सकता है या रिडीम करवा सकता है जब भी उसको ज़रूरत रहेगी।
अच्छा, सिप क्या होता है? वही म्यूचुअल फंड के हिसाब से भी, मतलब उसको एक सिप के नाम पे भी दे दिया और आसान कर दिया गया है पब्लिक के लिए। क्या आसान किया है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लाया गया है। वैसे ही थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, किसी को देते हैं भाई लो मेरा इन्वेस्ट करो, तो ये थोड़ा थोड़ा बोला है, थोड़ा उससे भी और थोड़ा, मतलब अगर आप 100 रुपया पहले सोच रहे थे देने के लिए म्यूचुअल फंड में, अब आप 50 रुपये भी दे सकते हो। दिस इज नॉट द एक्जैक्ट अमाउंट व्हाट आई एम सेइंग कि 50 रुपये दो और जाकर के, नहीं ऐसा नहीं, जितना वो कंपनी के थ्रू आप खरीद सकते हो उतना आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP, दिस इज SIP क्या होता है? वन कैन इन्वेस्ट अ बिग अमाउंट, जब भी रहेगा भाई हम बिग अमाउंट एक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम शेयर मार्केट में चले जाएंगे, भाई हमको कॉन्फिडेंट है, हमको मालूम है हम शेयर मार्केट में जाके कर सकते हैं। बट जब कोई वन कैन नॉट इन्वेस्ट अ बिग अमाउंट, जब कोई एक साथ में एक बड़ा रकम, लाख रुपया, करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, ऐसे बड़ा अमाउंट वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो शेयर मार्केट में अपना हाथ डाल सकता है। कैसे? वो इंस्टेड वन कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल अमाउंट, छोटा अमाउंट तो कर सकते हैं ना, महीने का 500 रुपया या 3 महीने में, 3 मंथ में तो आप 500 रुपया डाल दो, मतलब स्मॉलेस्ट अमाउंट जो आप एक आपके पास अवेलेबल हो, बस उस अमाउंट का आपको ज़रूरत ना हो फिर नेक्स्ट फर्दर 3 to 5 ईयर्स के लिए, ऐसा अमाउंट जिसका आप सोच रहे हो चलो ये मेरा ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बाद में 5-6 साल के बाद इसको निकालने की कोशिश करूँ, मिनिमम 5 साल 3 साल के अंदर अंदर आपको ज़रूरत नहीं है उस अमाउंट का, तो आप क्या कर सकते हो, मंथली या क्वार्टरली के नाम पर सिप चालू कर सकते हो, जिसको हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये बाद में ग्रो होते रहता है, बाद में जितना पैसा आप डाले रहते हो ना मार्केट के हिसाब से उसका अमाउंट बढ़ते जाता है, आपको फायदा होता है उसका। दिस वे ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिप। एक साथ में नहीं कर सकते भाई, हम महीने में 100 रुपया बचाते हैं, चलो 3 महीना एक साथ में इकट्ठा किया, कभी 100 रुपया बच गया, कभी 300 बच गया, कभी 400 बच गया, तो हो गया 800 रुपया, जाओ मार्केट में डाल दो किसी जिधर आपने सिप का इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी को, किसी AM एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पकड़े होगे, उस कंपनी के पास जाके डाल दो। आजकल को तो ऑनलाइन का भी जमाना है, आप तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द वे ऑफ मार्केट का तरीका आप जान रहे हो, किस रास्ते में जा रहे हैं, हाई पे जा रहे हैं, लो पे जा रहे हैं, कब इन्वेस्ट करना है, कब नहीं इन्वेस्ट करना, तो आप तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं तो एक AMC कंपनी पकड़ लो, वहाँ पर आप महीने का या 3 मंथ, एक साल में 4 बार आप उनको पैसा दे सकते हो जो आप बचाए हो। और ये ऐसा नहीं कि आज बचाए 1 साल के अंदर आप निकाल ले तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, उसमें कोई जल्दी प्रोग्रेस नहीं होता, इस अमाउंट का ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होता, इसमें कोई प्रॉफिट भी ज़्यादा आती नहीं है, एक तरीके से लॉस ही समझ लो। तो ऐसा नहीं करना, मार्केट है ना, लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करोगे तो ही वो इंप्रूव होता है, तो ही वो बढ़ता है, अदरवाइज मतलब नहीं है, बेटर यू डोंट गो फॉर दैट। तो ये जो सिप होता है ना, दिस वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड सिप। सिप फॉर अ लॉन्ग टर्म इज बेनिफिशियल, लंबे समय के लिए अगर आप करते हो ना तो बेनिफिशियल है, अदरवाइज कम से कम एटलीस्ट 3 से 5 साल का आप सोचो कि वो अमाउंट मैंने जो इन्वेस्ट किया है किसी भी AMC कंपनी या सिप ऑनलाइन के हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया, उसका आपको उस पैसे का आपको जरूरत नहीं रहना चाहिए, तो एटलीस्ट वो 3 से 5 साल तक अगर वो उधर इन्वेस्टेड रहेगा तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा। अदरवाइज इफ यू आर हैविंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, सॉरी आई कैन से इफ यू आर हैविंग अ वेरी गुड नॉलेज दैट कि हाँ पैसा मैं ज़्यादा टाइम के लिए रख रहा हूँ और पैसा मेरे को अभी यूज़ ज़रूरत नहीं है, अब तो उसको 10 से 15 साल मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम रखोगे उतना उसका वैल्यूएशन बढ़ता है, उसका ग्रोथ होती है। तो 10 से 15 ईयर्स इज द बेस्ट और बेटर यील्ड मतलब आपको पैसा उसमें का बेटर पैसा आता है, उससे और अच्छा पैसा मिलता है। तो इस तरीके से सिप भी एक बहुत अच्छा वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है फॉर शेयर्स। आप ये एक शेयर में ही इन्वेस्ट कर रहे हो एक तरीके से, बट इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इट इज़ इनडायरेक्टली यू आर इन्वेस्टिंग इन इधर इक्विटी शेयर बोलो या प्रेफरेंस शेयर बोलो, ये तो आपको समझेगा नहीं, बॉन्ड्स बोलो बाद में आगे आप समझोगे, या आप डिबेंचर बोलो, मतलब और बहुत सारे हैं सिक्योरिटीज़ के नाम है और बहुत सारे नाम है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तरीके का सिप एक तरीके का इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट इसका सबसे सही टाइम होता है कम से कम 3 से 5 वर्ष तक आप उसको हाथ नहीं लगाना, इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्ट किया, और उसके बाद अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, अच्छा कमाई कमाना चाहते हो उससे, तो आप कम से कम 10 से 15 साल तक उसको हम लोग पूछते नहीं हैं। तो दिस इज़ वॉट वी हैव टू नो फॉर सॉल्विंग 4.4। तो विल गो फर्दर फॉर द सम्स, प्रैक्टिस इट। बिफोर सॉल्विंग 4.4 हम लोग थोड़ा सॉल्व एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे जो बहुत ही ईजिली हम लोग को समझ में भी आएगा, और ये अगर आप समझ जाओगे तो थोड़ा सॉल्व करने में आसान गिरेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं सॉल्व एग्जाम्पल का क्या है। सपोज इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹100 एंड मार्केट वैल्यू इज ₹150, मतलब सब फेस वैल्यू जिसके ऊपर आपका कंपनी बोलती है कि वी आर रेडी टू सेल ऑन दिस अमाउंट, इस अमाउंट पे वो कंपनी रेडी रहती है सेल करने के लिए। तो सपोज इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100, यानी कि कंपनी बोलती है चलो मैं तुमको 100 रुपये पे बेचता हूँ, बट अब उसका मार्केट वैल्यू जो है ना वो 150 हो गया। तो कंपनी एक बार मार्केट में दे देती है तो उसके बाद वापस आपको कंपनी के थ्रू नहीं मिलेगा, तो कहाँ से मिलेगा? शेयर मार्केट से। आप शेयर मार्केट में ही जाओगे ना, और इसको कौन देगा? ब्रोकर्स लोग देंगे। तो शेयर मार्केट में वहाँ पर आप ब्रोकर को अप्रोच करोगे, पूछोगे कि भाई मेरे को शेयर खरीदना है। सपोज अगर उस कंपनी ने 100 रुपये में बेचा हुआ है, दिया हुआ था, अब उसकी वैल्यू अच्छा प्रोग्रेस कर रही है भाई, तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई 150। तो शेयर ब्रोकर क्या बोलेगा, देखो भाई मैं तो खरीद के दे दूंगा, बट मेरा रेट ऑफ ब्रोकरेज है ना 0.5% एक शेयर का होता है, एक शेयर का 0.5। तो बोलो व्हाट अमाउंट शुड वन पे टू परचेज 100, फिर मेरे को 100 शेयर परचेज करना है, तो मेरे को कितना मेरे को देना चाहिए, फिर कितना देना चाहिए पैसा उसको। और व्हाट अमाउंट शुड वन रिसीव आफ्टर सेलिंग 100 सच शेयर, उनको फिर ब्रोकर को कितना पैसा मिलेगा।
बेचने के बाद उस ब्रोकर को कितना पैसा मिलेगा वो देखना है। तो चलो हम लोग पहले देखते हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग, खरीदने के टाइम में क्या होते हैं। बाइंग प्राइस ऑफ 1 शेयर क्या है, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू क्या है 150 जो हम लोगों ने यहाँ से उठाया, उसका ब्रोकरेज क्या है वो है 0.5% पर शेयर, तो 0.5% ऑफ 150। यस ना 150 वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस अब इसका 0.5 अपॉन 100, देखो इसको सॉल्व कर रही हूँ क्या, इंटू 150। यस अब देखो 10 लास्ट का कट, ये 0 के वजह से इसमें कुछ चेंजेस आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0.5, इसको इंटू 15 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर डिवाइडेड बाई 10, वो चेंजेस आएगा ना कुछ, कैसे आते हैं मल्टीप्लाई कर लेते पहले, तो मल्टीप्लाई करने के लिए 15 इंटू 0.5, 5 3 5 5 25, 5 टू कैरी, 5 1 5 प्लस 2 7, द क्रॉस 0 5 0 0 1 0, अब प्लस करो आपको आंसर आएगा 075। अब पीछे से यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट था ना 0.5, तो उसका पीछे से एक यूनिट का पॉइंट है, तो इधर से भी हम लोग आंसर में डालेंगे 0.7.5 हो जाएगा। मीन्स इसका मतलब नहीं है ना स्टार्टिंग में, तो हम लोग लिखेंगे 7.5, इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, किसको, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, 7.5। अब ये तो बाकी हमारा, तो इसको हम लोग डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। अच्छा डिवाइड जब करेंगे तो ये 0 इस पॉइंट को इस तरफ सरका देगा, दैट इज 0.75, यानी कि उस बंदे को एक शेयर के पीछे मुझे 0.75 पैसा देना पड़ेगा, मतलब 150 मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर प्लस 0.75, तो 150 प्लस 0.75, देखो पॉइंट यहाँ पर है नहीं ना, यहाँ पर कहाँ पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है नहीं है, तो इसके लिए 0 यूनिट के प्लेस में 0 लगा के उसके आगे पॉइंट लगाएंगे, फिर 75, अब 0.75 ऐसे आ जाएगा, ये 0 प्लस 0 0 5 1, यानी कि 150 इज द अमाउंट व्हाट वी हैव टू पे टू परचेज ओनली वन शेयर। एक शेयर को परचेज करना है तो मेरे को 150.75 भरना है। बट इफ समवन परचेज 100 सच शेयर, इस तरीके का 100 सच शेयर मेरे को परचेज करना है तो मेरे को इंटू 100 करना पड़ेगा। सो एक का 150.75 है तो 100 का इंटू 100 करो, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज 100 इंटू 150.75, तो मल्टीप्लाई करके लोगे तो आपको आंसर 15075, दैट इज 15,075 is the answer, और 15,075 rupees you have to pay, that is 15,000 शेयर का प्राइस हो जाएगा और 75 जो होगा ब्रोकरेज आप पे करोगे। नेक्स्ट सिचुएशन, आपका सेकेंड सिचुएशन उन्होंने बोला है, पहले से बोला है, सेकेंड सिचुएशन क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑल्सो सेम मैं बोलूँगी आपको, एट द टाइम ऑफ व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट अमाउंट शुड बी, व्हाट अमाउंट शुड वन रिसीव आफ्टर सेलिंग। अब इसको खरीदे आप, अब इसको आपने खरीद लिया आपने, अब इसको आप बेच करके कितना कमाओगे, तो जब खरीदते हो तो ब्रोकरेज क्या होता है, प्लस होता है। जब बेचने के टाइम में जब आपको पैसा वो रिटर्न करने आएगा तो जो मार्केट वैल्यू आपके सामने समझो 160 चल रहा है, तो 160 में से वो अपना ब्रोकरेज 0.5 माइनस कर लेगा, उसके बाद जो बचेगा वो आपको पैसा मिल जाएगा। इधर प्लस में आपको शो किया ना, वो जब आप बेच रहे हो तो कोई ना कोई खरीद रहा होगा ना, तो किसी को बेचेगा, दैट इज द पॉइंट मेरे को बोलना था। जब खरीदने के टाइम ब्रोकरेज प्लस करके देता है तो बेचने के टाइम में से मार्केट वैल्यू में से अपना ब्रोकरेज माइनस कर देगा और फिर आपको जो बैलेंस बचेगा वो पैसा देगा। सेकेंड सिचुएशन में बोला है कि अब सेलिंग के ऊपर, अगर मैं सेल करती हूँ तो क्या होगा, तो सेल करते हैं तो क्या होगा, मार्केट वैल्यू में से अपना ब्रोकरेज वो माइनस कर लेगा, तो जो भी उनका बोला हुआ रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, एक्चुअली ये है 0.5% है ना, तो 0.5% ऑफ तो 150 का, तो तभी भी उन्होंने क्या बोला, अगर ये मेरे को बेचना है तो मार्केट वैल्यू क्या है, उन्होंने जो बोला था मार्केट वैल्यू इज़ 150, आपका ब्रोकरेज जो ऊपर दिया हुआ था वो आपका है 0.5%, और ये हम लोग को एक के ऊपर सॉल्व करना है, तो सेम वही प्रोसेस 0.5 अपॉन 100 इंटू 150 जो मार्केट प्राइस है, 1010 कैंसिल कर लो, 15 इंटू 0.5 कर लो, 5 5 25 टू कैरी, 5 1 5 प्लस 2 7, पीछे से 1 पॉइंट, यानी कि आया आपको 7.5 डिवाइडेड बाई 10। देखो बाकी अभी ये मैंने कट नहीं किया, 10 ये 0 जो है इस पॉइंट को इधर लेके चला जाएगा, दैट इज 0.75 इज़ योर अमाउंट ऑन 1 शेयर। ये इतना आप क्या करोगे, भरोगे, तो अपना उतना माइनस करके ले लेगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर 0.5% लिखना था, तो उन्होंने 150 माइनस 0.75 इसको कैलकुलेट किया, 0.75 मिस्टेक हो गया, उधर देख लेना। अच्छा ये दोनों माइनस करेंगे तो कैसे, 150 माइनस 0.75, अब यहाँ पर पॉइंट तो है नहीं, तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाएंगे, 2 0 आगे बढ़ा देंगे, फिर यहाँ से हम लोग बोरो करेंगे, 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कट होके वापस ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कट होके 9 हो जाएगा, ये वापस 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 9 में से 7 गया तो कितना 2 बचा ना, पॉइंट, 9 में से बस 9, और ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका 1, यानी कि
49.25 इज द अमाउंट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर सेलिंग वन शेयर। ये सिर्फ एक शेयर बेचने पे आपको इतना रुपया, 150 रुपये मार्केट में चल रहा है कि 150 तो मार्केट में चल रहा है, बट वो अपना ब्रोकरेज माइनस करके देगा आपको, तो माइनस करके दे दिया आपको। अब ऐसा 100 शेयर है आपके पास, तो मैं क्या करूँगी, सेलिंग 100 सच शेयर, मैं क्या करूँगी 100 इंटू 150 माइनस 150 माइनस 0.75, तो 0.75 माइनस कर दो, कितना सेम वही ऊपर वाली आ जाएगी, दैट इज़ 100 इंटू, ये दोनों को माइनस करेगा तो हमको आंसर क्या मिला था 149.25। ये 2 0 इस पॉइंट को हटा देंगे, मतलब आंसर आएगा 14925 मीन्स 14,925 इज द अमाउंट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर सेलिंग 100 सच शेयर इन द मार्केट। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट सम्स एग्जाम्पल किया था एज पर एक्सरसाइज 1 जो हम लोगों ने किया था, सपोज अ पर्सन हैड पेड 15,075 फॉर बाइंग, 15,075 रुपीज़ उसने पे किया है, क्या करने के लिए, परचेज करने के लिए, फॉर बाइंग 100 शेयर परचेज करने के लिए उसने इतना अमाउंट पे किया है। उसने टोटल बता दी कि इतना मैंने पे किया है, मेरे को 100 शेयर इसमें मिलना चाहिए, होगा भाई, उसको मालूम होगा मार्केट वैल्यू और उसके हिसाब से उसने पहले कैलकुलेट करके दे दिया है। तो इन दैट उसमें क्या हो जाएगा 75 रुपीज़ जो ब्रोकरेज है उसके ऊपर, सो द बायर हैज़ टू पे 18%। अब बायर को क्या करना है 18% पे करना है ऑन दैट 75% के ऊपर। अब आप बोलोगे मैं क्यों भरूँ, अरे भाई वो काम आपके लिए कर रहा है, थोड़ी ना अपना जेब खाली करेगा। तो 75 रुपीज़ जब आपसे ब्रोकरेज लेगा तो उसी में बोलेगा भाई अब 18% मेरे को भरना है गवर्नमेंट को, भाई मेरे को जीएसटी के नाम पे भरना है, वो मैं अपने जेब से, वो काम आपके लिए मैं करके दे रहा हूँ, तो आपको ही, आपसे ही मैं चार्ज करूँगा। ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया जाता, लेकिन नेचुरली यही होती है बात। तो वो क्या करेंगे 75 रुपीज़ के ऊपर आपके पास 18% का ब्रोकरेज चार्ज करेंगे। अब ये 75 रुपीज़ जो ब्रोकरेज उन्होंने लिया है, तो 75 रुपीज़ का जो ब्रोकरेज उन्होंने क्या बोला 18% बोला है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जीएसटी जो होगा उधर लिखा हुआ नीचे, बट आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग फॉर योरसेल्फ कि कैसे आप कैलकुलेट हो रहा है, तो देख लो 18% यानी कि 100 जीएसटी होगा ये, तो कैसा होगा 18% यानी कि 18/100 ऑफ मीन्स इनटू 75 रुपीज़। अब मैं मल्टीप्लाई करने में उतना बहुत माहिर तो नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम लोग तो बच्चे हैं भाई, हम नहीं समझ पा रहे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, सादा, फिर बाद में पॉइंट डालेंगे, कोई जरूर जोर जबरदस्ती नहीं है, पहले पॉइंट या डिवाइड कर लो, पॉइंट बना लो, नहीं आ रहा है ना हमको पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करेंगे साधारण मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, दैट इज 18 इंटू 75, 5 8 40, 0 4 कैरी, 5 1 5 प्लस 4 9, 7 8 56, 5 कैरी, 7 1 7 प्लस 5 12। अब टोटल करते हैं 0 15 1 कैरी 3 1, तो कितना आया मेरे को 1350 इज द अमाउंट व्हाट आई हैव गॉट। तो अब ये वाला भाग हम लोगों ने अभी किया नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, चलो यहाँ पर कर लिया। अब बच्चा क्या है 100 ले लो, अब पीछे से क्या करेंगे 1 2 2 0, 100 में कितना 0 है 2, तो पीछे से जो आंसर हमको मिला उसमें पीछे से हम लोग यानी कि यूनिट वाली जगह से हम लोग गिनेंगे 1 2 और उसके बीच में से डॉट डाल देंगे, मीन्स वी आर गोइंग टू पे 13 रुपीज़ 50 पैसा एज जीएसटी टू द ब्रोकर। तो ये उन्होंने इधर एक्सप्लेन किया हुआ है, जीएसटी है 18% ऑफ 75 रुपीज़, 18/100 उन्होंने कैलकुलेट किया, देखो ये कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है, 13 रुपीज़ 50 पैसा आ जाएगा। तो वो ट्रेडिंग करने के टाइम में वो जो बंदा खरीद रहा है, यहाँ पर बोला कि बाय कर रहा है, तो उसको कितना बनना रहेगा, 100 शेयर है, 100 शेयर्स है, मार्केट वैल्यू 150 है, टोटल प्राइस उनको 150 के हिसाब से 15,000 देना रहेगा 100 शेयर के लिए। अब ब्रोकरेज हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, कितना हम लोगों ने ब्रोकरेज कैलकुलेट किया था पिछले सम्स में 75, तो 75 0.5 के हिसाब से ब्रोकरेज हो गया। अब जीएसटी हमको भरना है, जीएसटी तो हम लोग कितना कैलकुलेट किए हैं 13 रुपीज़ 50 पैसा। अब ये 13 रुपीज़ हमको 2 जगह देना, जीएसटी तो एक ही जगह नहीं है, तो 2 जगह हो गया जीएसटी हम लोगों ने कर लिया है, एक CGST होगा और एक SGST होगा, तो 2 जगह करना है, कैसे करेंगे हम लोग 13 रुपीज़ 50 पैसा डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 1 जा इक्वली जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा तो बोलते हैं CGST और स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा तो बोलेंगे SGST। तो कैंसिल करते हैं 2 6 जा 12, 1 बचा 2, फिर पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद जा रहा है तो पॉइंट डाल दो यहाँ पर। अब 1 और 5 क्या हो गया 15 हो गया, तो 2 7 जा 14, वापस 1 बचा 0 को दे दिया, 2 5 जा 10, यानी कि कितना मेरे को पे करना पड़ेगा, CGST इज 6 रुपीज़ 75 पैसा और SGST फिर कितना पे करना पड़ेगा इज 6 रुपीज़ 75 पैसा, सेम 18% मतलब 9% CGST और 9% SGST जाता है। अब टोटल पैसा आपको कितना भरना रहेगा, आपको क्या क्या कैलकुलेट, आपको क्या क्या ऐड करना रहेगा, आपको ऐड करना रहेगा मार्केट वैल्यू आप ऐड करोगे, मार्केट वैल्यू का जो आपने किया, नॉट मार्केट वैल्यू मतलब उसको हम लोग कन्वर्ट किया ना 100, हम लोगों ने 100 खरीदा, तो क्या आप टोटल प्राइस को प्लस करोगे, टोटल प्राइस यानी कि 15,000 प्लस आप ब्रोकरेज यानी कि 75 प्लस CGST 6.75 प्लस SGST 6.75, तो आपको टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो हम लोग करके देखें, तो प्लस करें, यहाँ पर जगह नहीं दिख रहा मुझे, फिर भी हम लोग कोशिश करते थे। 15,000 यू आर गेटिंग 15,000, फिर 75 रुपीज़
फिर 6.75, फिर वापस 6.75 प्लस करते हैं तो 5 5 10 1 15 5 1 कैरी, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, फिर 5 1 6 6 6 12 12 6 18 8 1 कैरी, 7 1 8 फिर 0 और फिर 5 और फिर 1 मीन्स आपको पे करना है 15,088.50 इज द अमाउंट व्हाट यू हैव टू पे व्हेन यू आर परचेसिंग द सेम व्हाट वी हैव डन इन एक्सरसाइज 1 विद ब्रोकरेज एंड जीएसटी। जब भरोगे तो आपको टोटल 15,088.50 पैसा भरना है, तब जाके आपको 100 शेयर्स व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द क्वेश्चन वो आपको मिल जाएगा। विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बशीर खान परचेज्ड 100 शेयर। उन्होंने कितना परचेज किया भाई? उन्होंने 100 शेयर परचेज किया हुआ है, परचेज 100 शेयर ऑफ मार्केट वैल्यू 40, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ 40 रुपीज़। ब्रोकरेज पेड एट रेट 0.5%, रेट ऑफ जीएसटी ऑन द ब्रोकरेज इज 18%, मतलब 9% आपका CGST रहेगा और 9% आपका SGST रहेगा। फाइंड द टोटल अमाउंट ही पेड फॉर द शेयर परचेज। जब वो परचेज करे तो आपको मालूम है ना, परचेज करते टाइम में आप शेयर का जितना भी खरीद रहे हो शेयर की वैल्यू भरोगे प्लस ब्रोकरेज भरोगे प्लस जो भी GST दो रूप में आएगा, दैट इज CGST एंड SGST के नाम पे आप पे आउट करोगे। तो हम लोग चालू करते हैं सम्स करने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने हमको डायरेक्टली सम्स सॉल्व करके दिया हुआ, जस्ट वी हैव टू सी कितना क्या है। तो थोड़ा छोटा कर लेती हूँ और तो क्वेश्चन आ जाएगा। सो वी आर गोइंग टू पे कितना शेयर परचेज पे हम लोग कितना पे करेंगे। तो पहला हम लोग लिख देंगे कि वैल्यू व्हाट इज एक शेयर का कितना वैल्यू, 100 शेयर का वैल्यू तुमको, तो पहला वैल्यू ऑफ 1 शेयर, वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू ₹40। अब वैल्यू ऑफ 100 शेयर, उन्होंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ 100 शेयर, तो वैल्यू ऑफ 100 शेयर इज इक्वल टू 40, यानी कि एक शेयर का जो वैल्यू वो इंटू 100। 40 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना अमाउंट आया आपको, 4000। चलो ब्रोकरेज पर शेयर, जो आपका ब्रोकरेज पर शेयर है वो हम लोग को कितना पे करना है, ब्रोकरेज पर शेयर इज 0.5%, मीन्स 0.5 अपॉन 100 इंटू 1 शेयर का वैल्यू, ये 1 शेयर का वैल्यू है, इंटू 40। तो ये पर शेयर आप भर रहे हो कितना, पर शेयर, तो टोटल का इंटू 100 करना, 100 खरीद रहे हैं तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो पर शेयर का हम लोग निकालेंगे तो 0.5 हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, 0.5 अपॉन 100 इंटू 40। हमें नहीं आता ऐसा डायरेक्ट करने को, सबसे बेस्ट है लास्ट का जीरो कैंसिल कर लो। अब बचा क्या है, 0.5 इंटू 4 कर लो, 4 5 20, 0 टू कैरी 4 0 0 प्लस 2 20 हो गया, पीछे से 1 पॉइंट, पीछे से 1 पॉइंट, यानी कि आपके पास आंसर कितना आया है दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए 2/10। अब ये 10 को हटाने के लिए 0 को हटाना है ना, तो पॉइंट कर देंगे नंबर के आगे, दैट इज इक्वल टू 0.2 इज द ब्रोकरेज, 0.2 बोलो, और यू कैन से 0.20 ऑल्सो, मतलब 2.2 यानी कि 20 पैसे या 0.20, 20 पैसे एक की मतलब है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम्स करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ, फिर हमें क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, फिर तो मार्केट वैल्यू जो रहेगा वो प्लस ब्रोकरेज कर लो, तो मार्केट वैल्यू कितना है 40 प्लस अभी हम लोगों ने निकाला ब्रोकरेज कितना निकाला 0.20 निकाला, वो ब्रोकरेज एक शेयर का प्लस करेंगे तो 40 रुपीज़ प्लस 0.20 प्लस करो, इधर नहीं है तो इधर 0 डाल दो, पॉइंट डालो, 0 डालो, 0 टू वैसे आ जाएगा, 0 एंड 4 मीन्स यू आर पेइंग 40 रुपीज़ 20 पैसे फॉर 1 शेयर, फॉर 1 शेयर आप पे कर रहे हो उसको। अब 100 शेयर का फिर कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 100 शेयर इज इक्वल टू 40, जो एक शेयर का कॉस्ट है ना उसको इंटू 100 कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 40.20 इंटू 100 करोगे ना, कुछ करो मत, इसको लास्ट का 2 0 है तो ये 4020 लिख लो और इंटू 100 का 2 0 लास्ट का ना वो इधर ज्वाइन कर दो। अब पॉइंट कितना 1 2 यूनिट के प्लेस 100 के प्लेस यहाँ पर गिनोगे 1 2, तो इधर भी पीछे से 1 2 डाल दोगे तो ये कट हो जाएगा, मीन्स 4020 रुपीज़ इज द कॉस्ट ऑफ द शेयर, इट्स ओनली ब्रोकरेज, ब्रोकरेज ऑन 100 शेयर, 100 शेयर के ऊपर जो ब्रोकरेज है वो आपका कितना है 20 रुपीज़ है, कितना है आपका 20 रुपीज़ है। टोटल कॉस्ट आप कितना भर रहे हो 100 शेयर का, आप 100 शेयर का एक शेयर का आप कितना भर रहे हो 420, तो 100 शेयर का 4020 रुपीज़ 100 शेयर का भर रहे हो। अच्छा तो 100 शेयर का ब्रोकरेज कितना भरोगे, तो एक शेयर का ब्रोकरेज कितना है 20 पैसा, तो 20 यानी कि 0.20 इंटू 100 करो, तो ये 100 का 2 0 की वजह से पॉइंट हट जाएगा, मतलब 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ आप सिर्फ ब्रोकरेज भर रहे हो, या अब GST 20 रुपीज़ के ऊपर भराएगा, क्योंकि 20 रुपीज़ ही ब्रोकरेज भरे ना, तो 20 रुपीज़ के ऊपर आपका GST भराएगा। अच्छा तो कितना परसेंट बोला जाता है 18%, क्या बोला जाता है 18%, तो हम लोग 20 रुपीज़ के ऊपर 18%, 18/100 कर लेते हैं इंटू 20, तो कैंसिल करते हैं, लास्ट का 1 0 ये वाला कैंसिल, अब ये 18 इंटू 2 करोगे तो आपको 36 मिल जाएगा अपॉन 10, ये 0 की वजह से दोनों के बीच में पॉइंट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3.60 यानी कि 3 रुपीज़ 60 पैसा इज द GST, टोटल GST यू हैव टू पे। अब इसमें अगर क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज CGST एंड SGST, तो इसका डिवाइडेड बाय 2 कर देना, जो आंसर आएगा वो एक CGST, सेम आंसर विल बी SGST, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है GST, तो GST 3.60 है, तब टोटल अमाउंट कितना भरना रहेगा
जो टोटल अमाउंट उनको भरना रहेगा, कॉस्ट ऑफ 100 शेयर अलॉन्ग विथ ब्रोकरेज दैट इज 420 प्लस 3.60 इज ब्रोकरेज। अब ये दोनों को प्लस करो, तो कैसे प्लस करेंगे, 4020 प्लस 3.60, तो 06.3204 मीन्स 4023.60 is the amount what you have to pay all together for 100 share while purchasing। मतलब बशीर खान को 100 शेयर जब खरीदना है और जो रेट दिया है उसके हिसाब से, तो उनको 4023.60 अमाउंट भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो पंकज राव इन्वेस्टेड रुपीज़ 1,25,295 इन शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू रुपीज़ 10। देखो उनका फेस वैल्यू क्या उन्होंने बोला है 10, मार्केट वैल्यू 125। अच्छा, इसमें हम लोग को फेस वैल्यू का मतलब नहीं है, बस वी हैव टू कैलकुलेट जो भी है मार्केट वैल्यू पे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड नहीं, फेस वैल्यू पे क्या कैलकुलेट होगा, ओनली डिविडेंड। यहाँ पर डिविडेंड नहीं है ना, तो हम लोग को सिर्फ इसका मतलब नहीं रहेगा, मार्केट वैल्यू से मतलब रहेगा। रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.2%, GST is 18%, then find how many shares were purchased, the amount of brokerage paid and the GST paid for trading, यानी कि उसको पूरा GST उन्होंने कितना भरा। तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो है इन्वेस्टमेंट, दैट इज सम इन्वेस्टेड, ब्रोकरेज कितना हमने भरा, उसका ब्रोकरेज हमने भरा 0.2%, GST ये हम लोगों ने भरा दैट इज 18%। तो फाइंड आउट करते हैं अमाउंट, हाउ मच शेयर आर परचेज, कितना शेयर परचेज किया वो तो हम लोग लास्ट में देखते हैं, लेकिन पहले हम लोग अमाउंट पेड कितना हम लोग ब्रोकरेज के लिए कितना पेमेंट किया है। तो ब्रोकरेज पर शेयर इज इक्वल टू शेयर का प्राइस कितना, मार्केट वैल्यू इज 125 और उसका ब्रोकरेज कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.2% डिवाइडेड बाय 100% का हो जाएगा, इज इक्वल टू हम लोग कैलकुलेट कर लें। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर कर लेते हैं 125 इंटू 0.2, 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 1 2, या द क्रॉस 0 0 0 प्लस कर लो 0 5 2 0, मतलब अभी पीछे से 1 पॉइंट है ना, तो ये वाला पॉइंट इधर डाल दिया, ये खत्म है, स्टार्टिंग में मतलब 25, यहाँ पर आपको 25 बचा और डिवाइडेड बाय 100 तो आपका बचा ये पूरा, ये डिवाइडेड बाय 100, ये वाला बंदे के बारे में बात करें। अच्छा, अब ये जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का 2 0 है ना, इस नंबर यूनिट से चालू करेंगे, आगे की तरफ गिनेंगे, तो 1 2 2 0 है तो 2 पॉइंट यहाँ पर डाल देंगे, दैट इज इक्वल टू 0.25 इज द अमाउंट व्हाट वी हैव टू पे द ब्रोकरेज एज, मतलब ब्रोकरेज हमको एक शेयर के ऊपर 25 पैसा पे करना है। अच्छा, GST उन्होंने बोला है कितना, 18%, तो GST पर शेयर फिर हम लोग ब्रोकरेज के ऊपर कितना, जब इतना ब्रोकरेज एक का है तो 18% ऑफ 0.25, तो 18%, 18/100 इंटू 0.25, तो हम लोग करते हैं 0.25 का 18%, तो पहले क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 इंटू 0.25, 5 is 40, 4 carry, 5 1 5 plus 4 9, the cross, 2 8 16 6, 1 carry, 2 1 2 plus 1 3, फिर इधर दो क्रॉस आ जाएगा 0 का, तो मालूम है 0 8 0 0। सी आई एकदम बेसिकली कर रही हूँ, 9 + 6 15, 1 कैरी, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अभी मैंने टोटल प्लस कर लिया, तो आंसर आया है 450 है, लेकिन यहाँ का जो पॉइंट है हम लोग चल करेंगे 1 2, यानी कि 4.50 आंसर आया है। लेकिन अब ये जो 4.50 आया है उसको अब ये डिवाइडेड बाय 100 तो बाकी है, तो अब ये 2.0 है ना, वो क्या करेंगे, ये जंप करेगा 1 2, मतलब यहाँ पर एक 0 लगेगा, 0.0450 मीन्स इसको एलिमिनेट कर दो, आंसर आएगा आपका 0.045 इज़ द अमाउंट व्हाट यू आर गोइंग टू पे एज GST पर शेयर। अच्छा, तो फिर हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा एक शेयर का, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस GST, मार्केट वैल्यू 125 प्लस ब्रोकरेज 0.25 प्लस GST 0.045। अब सबको प्लस कर लेते हैं, 125 प्लस 0.25 प्लस 0.045, अब प्लस करो 592.521, यानी कि 125.295। अब मैंने इतना अमाउंट एक शेयर को पे कर रही हूँ और मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने किया 1,25,295। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसको मैं डिवाइड करूँगी एक शेयर से, एक शेयर का पेमेंट जितना मैं कर रही हूँ, तो एक शेयर का पेमेंट जितना मैं कर रही हूँ तो 3 डिजिट नंबर चला गया यहाँ पर, तो मैं इसको 2 डिजिट करूँगी, तो 5 से ज़्यादा है तो इसको कट करके प्लस कर लेती हूँ, यहाँ पर 30 हो जाएगा, या आप उसको 0.25 ही कर दो, दैट इज़ बेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, तो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो पॉइंट हट जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 100 करो पॉइंट हट जाएगा, 125,250 अपॉन 12525, ये जो है ना 25 किया हुआ है ना, तो इधर 295 है ना हम लोग को मिला है, तो उसको मतलब एडजस्ट करके 25 पैसे में करती है, बस वही और कुछ नहीं।
तो कट करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, ये 1 सा हो जाएगा, ये दिस इज़ 251, इसका 2 0 और है ना, तो 1 सा, ये भी 1 सा हो जाएगा, इधर का 3 0, 1 2 3 आ जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। दैट इज़ 1000 शेयर्स यू हैव परचेज्ड। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 किया था ना, वो यहाँ पर मैंने ली नहीं थी, तो बाद में मैंने डाला उसको। अच्छा, टोटल ब्रोकरेज पे मैं कितना पे कर रही हूँ, ब्रोकरेज एक शेयर का जितना है इंटू नंबर ऑफ शेयर। मेरे पास एक शेयर का ब्रोकरेज हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, दैट वाज ये वाला एक शेयर का ब्रोकरेज, वही मैंने यहाँ पर ले लिया है। और इंटू कितना हमारे पास शेयर, अभी हमको मालूम पड़ा कितना शेयर है हमारे पास, 1000 शेयर है। देखो ये वाला, इसको 1000 शेयर वो मल्टीप्लाई किया, यानी कि 250 रुपीज़ हम लोगों ने पे किया टोटल ब्रोकरेज। और जीएसटी, फिर जीएसटी का भी मैंने फाइंड आउट किया है, एक शेयर के ऊपर मैंने जीएसटी 0.045 भरा है, तो 1000 के ऊपर कितना होगा, 1000 शेयर्स लिया है, 1000 इंटू 0.045 दैट इज़ 45 रुपीज़। दैट इज़ वी हैव परचेज्ड हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर, वी हैव परचेज्ड 1000 नंबर ऑफ शेयर्स। द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पेड, टोटल ब्रोकरेज पेड इज़ 250 and GST paid for trading, so GST paid for trading is 45 rupees. Yeah. Nalini Tai invested rupees 6024 in the share of face value. देखो यहाँ पर face value उनकी क्या है, उनकी face value है 10 rupees. When the market value was 60, उसका market value 60 rupees था. She sold all the shares at market value 50 rupees. After taking 60% dividend, अब देखो यहाँ पर dividend आ गया, dividend यानी कि face value का काम है। dividend calculate करते वक्त हम लोग face value निकालेंगे, और मार्केट वैल्यू कब होगा, जब हम लोग को वहाँ पर ब्रोकरेज पे करना है, जीएसटी पे करना है, ये सब जब हम लोग को देखना रहता है ना, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, ये सब अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग को मार्केट वैल्यू चाहिए। तो दोनों भी यहाँ पर देखना है। शी पेड 0.4% एज अ ब्रोकरेज एट ईच स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब बाय करते वक्त भी, व्हेन शी वाज बाइंग ऑल्सो एंड व्हेन शी वाज सेलिंग ऑल्सो, शी हैज़ टू पे द ब्रोकरेज ऑफ 0.4%। व्हाट वाज द टोटल गेन और लॉस इन ट्रांजेक्शन, तो उस ट्रांजेक्शन में कितना फायदा हुआ, अगर फायदा हुआ तो कितना, या नुकसान हुआ तो नुकसान हुआ तो कितना, ये फाइंड आउट करना है। तो लेट अस फाइंड, पहले परचेस कर लेते हैं, पहले परचेस करेंगे तब ना उसको हम लोग बेचेंगे, तो पहले परचेस करते हैं। अच्छा, शेयर परचेस, तो यहाँ पर शेयर परचेस कितना हुआ है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, मार्केट वैल्यू 60 रुपीज़, तो ब्रोकरेज फिर हम कितना पे कर रहे हैं, इज़ 0.4%, तो ब्रोकरेज पर शेयर इज़ 0.4% यानी कि अपॉन 100 इंटू 60, तो लास्ट का जीरो कैंसिल। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 0.4 इंटू 6 बचा हुआ है, 6 4 24, 4 2 कैरी, 6 0 0 प्लस 2 2, पीछे से 1 हाँ आ गया, यानी कि आया मेरा 2.4 अपॉन इधर का 10 बचा हुआ है ना अभी, अब ये 0 जो है ना इस पॉइंट को आगे सरका देगा, यानी कि 0.24 विल बी योर आंसर। तो यहाँ पर लिखूंगी 0.24। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू कितना है उसका 60 रुपीज़, तो लिखूंगी 60, और एक के ऊपर ब्रोकरेज कितना दे रहा है 0.24, तो 0.24 लिखूंगी, मतलब मार्केट वैल्यू सी मैं इधर लिख देती हूँ, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। यहाँ पर जीएसटी नहीं है, हम लोग जीएसटी नहीं पकड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में जीएसटी दिया नहीं है, तो हम लोग जीएसटी नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ ब्रोकरेज के ऊपर चल रहा है। तो मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज यानी कि मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, आपका टोटल दोनों को प्लस कर, तो प्लस देखो हम लोग करते हैं 60 प्लस कितना 0.24, तो पॉइंट के नीचे 0.24 इधर आ गया 0, यानी कि 60 रुपीज़ 24 पैसा, तो लिखेंगे 60.24, यानी कि 60.24 हम लोग को अमाउंट भरना है, पैसा भरना है एक शेयर के पीछे, ओनली ऑन 1 शेयर के पीछे। तो नंबर ऑफ शेयर्स फिर हम लोग कितना मालूम कैसा पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर कितना, तो हम लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया है 6024, तो टोटल इन्वेस्टमेंट देखो फॉर्मूला इसका क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन वैल्यू मतलब पेड फॉर 1 शेयर, पेड फॉर 1 शेयर, एक शेयर के लिए आपने कितना भरा है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 6024 और एक शेयर के लिए आपने 60 रुपीज़ 24 पैसा भरा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो पॉइंट उधर का हट जाएगा, ये वाला पॉइंट हट जाएगा ना, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो यहाँ पर आएगा 6024 इंटू 100, तो 2 0 इधर बढ़ जाएगा, और यहाँ पर इंटू 100 करोगे तो वहाँ का पॉइंट हट जाएगा, 6024 हो जाएगा। अब 6024 को कैंसिल 1 टाइम, ये 1 टाइम हुआ, और यहाँ का 2 0 जो ऊपर चला जाएगा, मतलब 100 शेयर्स हम लोगों ने परचेज किया हुआ है। अच्छा, बेचने के टाइम में दिस इज व्हाट वी हैव परचेस्ड, 100 शेयर हम लोगों ने परचेज किया हुआ है। अच्छा, अब बेचने के टाइम में फेस वैल्यू तो 10 रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू है 50 रुपीज़, चलो बेचने के टाइम में पहले उसमें से कितना कमा लिया वो तो देख लें, तो वो भी देख लेंगे, और उससे पहले बेचने के टाइम हम लोग ब्रोकरेज सेम भर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने पहले ब्रोकरेज कैलकुलेट किया, तो वी विल गो फॉर ब्रोकरेज। अदरवाइज अगर ऐसा करना रहेगा ना तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डिविडेंड फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद बेचने का देखते हैं, तो भी चलेगा, पहले ये करो या वो करो, सेम है। ब्रोकरेज पर शेयर आपका कितना पे किया उन्होंने 0.4 अपॉन 100, मतलब इधर उन्होंने बोला ना दोनों ईच स्टेज, मतलब बेचने के टाइम में भी 0.4 ब्रोकरेज पे किया और खरीदने के टाइम में भी 0.4 का ब्रोकरेज पे किया, तो 0.4 अपॉन 100 इंटू, अब बेचने के टाइम में उसका मार्केट वैल्यू क्या था, मार्केट वैल्यू उसका सेल के टाइम में, देखो आप जब उसको सेल किए थे, देखो सोल्ड किए थे जब, तो आप 50 रुपीज़ पे सेल किया था, और जब आप परचेज किए थे, क्या जब आप पैसा मार्केट में जब आप परचेज करने गए तब उसका दाम 60 रुपीज़ था, तो मार्केट में अब उसका दाम है 50 रुपीज़, तो जाहिर सी बात है मार्केट का प्राइस कम हो गया है। तो देखते हैं हम लोग कितना है ब्रोकरेज पर शेयर, ब्रोकरेज पर शेयर क्या आएगा 0.4 अपॉन 100 इंटू 50, तो लास्ट का 0 कैंसिल कर लेते हैं, बचा कितना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20
अब पीछे से 1 पॉइंट, यस ये पॉइंट आ गया, मीन्स हमारा हो गया 2/10। अब ये पॉइंट जो 0 जो है वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 0.20 इज़ द आंसर दैट हैज़ बीन गिवन यहाँ पर। अब बोल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस पर शेयर 50 रुपीज़ में वो अपना ले लेगा ना भाई, तो 50 रुपीज़ में वो 20 पैसा ले रहा है, तो 50 माइनस 20 पैसा, माइनस करो तो पॉइंट इधर 0 डालो, कैंसिल करते टाइम में आपका ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, मतलब वापस इधर से कैरी करेंगे, बोरो करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, वापस यहाँ से बोरो करेंगे 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, नहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है बोरो करने की ना, इधर नंबर नहीं है, थॉट कि वहाँ पर नंबर है, कुछ 5 है, तो ये 10 हो गया, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया तो 8, 0.9 में से कुछ भी नहीं है, 49 रुपीज़ 80 पैसा इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 149 रुपीज़ 80 पैसा इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। अब ऐसे आपने सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, नंबर ऑफ शेयर है, ये नंबर ऑफ शेयर है, मल्टीप्लाई किया तो ये 2 0 जो है वो इस पॉइंट को हटा देगा, मीन्स 4980 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा। अब डिविडेंड कितना है 60%, देखो डिविडेंड क्या है 60% डिविडेंड उन्होंने बोला, तो 60% डिविडेंड, ये देखो ये 60% डिविडेंड बोला है, आप चेकआउट करो, 60% डिविडेंड बोला है, तो 60% डिविडेंड में 1 शेयर के ऊपर निकाले हैं, डिविडेंड पर शेयर इज 60/100 इंटू फेस वैल्यू के ऊपर निकालेंगे हम लोग, किसके ऊपर निकालेंगे, फेस वैल्यू के ऊपर, तो फेस वैल्यू के ऊपर निकालें तो 60/100 इंटू 10 करेंगे, 10 कैंसिल, यानी कि 6 रुपीज़, एक शेयर के बाद 6 रुपये मिल रहा है, तो मैं फिर 100 शेयर्स खरीदूँ तो 6 इंटू 100 600, मतलब 600 रुपये मैंने उसमें से कमा लिया है, और बेचते टाइम में मेरे को 4980 मिला, तो नलिनी ताई का कमाई कितना हो गया आपका 4000 जो बेचने में से मिला है, शेयर को बेचते टाइम में मिला वो, प्लस आपका जो डिविडेंड हुआ है वो, दोनों को प्लस कर लो, देखो 4980 प्लस 600, अब प्लस करो 08515 हो गया, 5 1 कैरी 5, यानी कि 5580। अच्छा ये 5580 आपका टोटल कमाई होगी, आपके हाथ में आया। इन्वेस्ट कितना किया था आपने, खरीदने के टाइम में आपने इन्वेस्ट कितना किया था 6024, देखो इधर 6024, आपको मिला कितना 5580, बेच के उसका डिविडेंड कमा के सब मिला करके मेरे को मेरे हाथ में आया 5580। अच्छा 6000 बढ़ाया कि 5000, जाहिर सी बात है 6000 बढ़ी है, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने इन्वेस्ट ज़्यादा किया और कमाया कम, यानी कि मुझे लॉस हुआ है, तो लॉस क्या होगा, हम लोग जितना इन्वेस्ट किया, सम इन्वेस्टेड 6024 माइनस 5580, आप माइनस करके देखो 6024 माइनस 5580 माइनस करके देखो, 4 नहीं हो रहा है, ये 5 हो जाएगा, एक कट के 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी बगल में 2 है वो भी नहीं हो रहा है, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, मतलब मुझे 444 रुपीज़ का लॉस है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम लोग म्यूचुअल फंड के ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड, इफ़ टोटल वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, टोटल वैल्यू उन्होंने बोल दिया इस ₹2 करोड़, उन्होंने बता दिया, हाँ टोटल वैल्यू 2 करोड़ 200 करोड़ है, एंड 8 करोड़ यूनिट आर इश्यूड, कितना बोल रहा है 8 करोड़ यूनिट आर इश्यूड, देन फाइंड द नेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट का कितना दाम है, तो नेट एसेट वैल्यू इज ₹200 करोड़, दैट विल बी डिवाइडेड बाय कितना करोड़ ऑफ यूनिट, 8 करोड़ ऑफ यूनिट, मीन्स टोटल value of NAV, net asset value, will be divided by number of unit that is beared by this NAV। तो आप कैंसिल करोगे 200 डिवाइडेड बाय, दोनों भी करोड़ है ना, तो डायरेक्ट 200 डिवाइडेड बाय 8 कर दो, करके देखते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 8, 8 1 16, 17 18 19 24 बचा, तो 40 हो गया, 8 5 मीन्स 25 पर यूनिट इज द वैल्यू ऑफ द NAV, मीन्स NAV पर unit, NAV value, no, value of NAV of 1 unit is 25 rupees। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ NAV net asset value of 1 unit is 25, अगर 1 यूनिट का 25 तो देन हाउ मेनी यूनिट विल बी अलॉटेड, अलॉटेड मतलब आपको मिलेगा जब आप इन्वेस्ट करोगे 10,000 रुपया, यानी कि 10,000, तो नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला क्या है, सम इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय NAV, एक का प्राइस कितना है इज इक्वल टू कितना 10,000 है ना, तो हम लोग 10,000 इन्वेस्टमेंट किया है हमने, 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, डिवाइडेड बाय एक का वैल्यू है 25, 25 1 25 4 100, 2 0 बचा, यानी कि 400 यूनिट हमको मिलेगा, 400 यूनिट हम लोग को मिलेगा। सो दिस इज सम सॉल्व एग्जाम्पल द व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।